हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉलेज सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का डीपीवी 1 का लेक्चर नंबर 2। और इसमें सीखेंगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो संबंधित क्रांति कौन से है और खासकर बच्चों अपवर्तनांक से संबंधित है। और प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में जो संबंध है, जो पिछले लेक्चर 1 में भी हम बच्चों सिखाए थे, उसी से संबंधित आज इस लेक्चर 2 में भी होने जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखें बच्चों, क्या है। एक द्रव में प्रकाश की चाल इतना मीटर पर सेकंड है, तो वायु में प्रकाश की चाल इतना मीटर पर सेकंड है। तो यदि प्रकाश किरण उस द्रव में वायु में प्रवेश करती है तो क्रांति कोण क्या होगा बच्चों। क्रांति कोण आप पहले से जानते हो बच्चों। क्रांति कोण डिफाइन करने के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाए, तो यहाँ पे बच्चों देखें ध्यान से, कहता उस द्रव से कहाँ गया, वायु में प्रवेश किया, मतलब सघन से विरल में ही गया है। तो क्रांति कोण का बच्चों फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन IC बराबर N1 विरल माध्यम का वर्तनांक बटा सघन माध्यम का वर्तनांक। लेकिन बच्चों यहाँ पे अपवर्तनांक नहीं दिया है बल्कि प्रकाश की चाल दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन IC जो होगा वो C2 बटा C1। कोई सर कैसे, तो हम बताए हैं बच्चों कि C1 बटा C2 अगर होगा तो यहाँ अपवर्तनांक इसका उल्टा होगा N2 बटा N1, क्योंकि प्रकाश की चाल जो होगा बच्चों अपवर्तनांक के व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है, इसलिए यहाँ पे N1 बटा N2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, C1 बटा C2 नहीं बच्चों, C2 बटा C1 आएगा। देख सकते हैं यहाँ से कैसे आया है। तो C2 का मान कितना दिया है, C2 ये बच्चों कहाँ की चाल दिया, तो वायु पे चाल दिया है, यहाँ पे दिया द्रव में चाल 1.5 गुना 10 के पावर 8 C2 तो बच्चों ये वाला होगा कि C1 तो होगा किस माध्यम में, C1 जो होगा बच्चों इसमें, तो यहाँ पे C2 सिंपल सा है कि C1 जो होगा बच्चों जिसका वर्तनांक N1 है, N1 वायु के लिए है, यानी C1 का मान प्रकाश का चाल लेना, लेकिन किसके लिए, वायु में। और N2 बच्चों द्रव का वर्तनांक है, इसलिए C2 लेना द्रव में प्रकाश की चाल। C2 जो होगा ये होगा बच्चों, C2 वो 1.5 गुना 10 के पावर 8 और C1 का मान बच्चों 3 गुना 10 के पावर 8। ये है बच्चों साइन IC सिंपल सा N1 विरल माध्यम का वर्तनांक, तो C1 विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल माध्यम वायु में प्रकाश की चाल, N2 सघन माध्यम का वर्तनांक, तो C2 सघन माध्यम प्रकाश की चाल जो द्रव में प्रकाश की चाल बच्चों। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो ये कट गया, दशमलव नीचे आएगा बच्चों, तो देखो क्या आएगा। तो साइन IC जो होगा 15 बटा 30 यानी 15 दूनी 30 यानी 1 बटा 2। इसलिए बच्चों कह सकते हैं कि IC जो होगा वो 30 डिग्री होगा बच्चों, आंसर। इसको जल्दी से लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है 17, कांच और जल अंतरपृष्ठ के लिए क्रांति कोण ज्ञात कीजिए। कांच और जल बच्चों, कांच हो जाएगा सघन माध्यम का वर्तनांक 3 बटा 2 और जल बच्चों हो जाएगा विरल माध्यम का वर्तनांक, क्योंकि उसका वर्तनांक 4 बटा 3 लिखा हुआ है। जबकि सबका निरपेक्ष मतलब किसी के सापेक्ष नहीं, रियल में उसी माध्यम का वर्तनांक दिया है। तो क्रांति कोण का फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन IC अभी जस्ट लिखे थे N1 बटा N2 विरल माध्यम का वर्तनांक 4 बटा 3 और सघन माध्यम का वर्तनांक 3 बटा 2। ऊपर गया बच्चों 8 बटा 9, लेकिन एग्जैक्ट मान नहीं आ रहा बच्चों, तो क्या होगा, इसलिए IC जो होगा साइन इनवर्स 8 बटा 9, ये आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, इतना मीटर पर सेकंड आवृत्ति का एक प्रकाश द्रव से गुजरता है, द्रव में उसकी तरह इतना है मीटर मापी जाती है। ये क्वेश्चन बच्चों अधूरा है, छूटा हुआ है, इसको छोड़ सकते हैं। 19 नंबर देखें कि निर्वात में सोडियम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतना एंगस्ट्रम है, जल में तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, जल का वर्तनांक इतना है। बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि एक पहला फॉर्मूला तो आप ये जानते हैं कि प्रकाश की वर्तनांक जो होता है, प्रकाश की चाल अपवर्तनांक के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल जो होता है वो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होगा। और तीसरा बच्चों यहाँ पे ताकि आप पढ़े हैं, इसको पढ़ाया गया बच्चों C बराबर न्यू इंटू लैम्डा। ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की चाल क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा, न्यू आवृत्ति हुआ, लैम्डा तरंगदैर्घ्य बच्चों, इसलिए C जो होगा लैम्डा के समानुपाती होगा और एक ही स्रोत होगा, चाहे माध्यम बदलते जाएगा बच्चों, स्रोत स्थिर नियत रहता है, स्रोत एक ही होगा, माध्यम बदलने पर भी उसकी आवृत्ति नहीं बदलता बच्चों। हम इसको बढ़िया बता चुके हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी बच्चों टॉपिक जो था मॉडर्न फिजिक्स उसमें भी समझाए थे। जो C जो है वो किस पर निर्भर किया, लैम्डा पर,
बच्चों यहाँ पे देखा जाए दोनों को, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि लैम्डा जो होगा वो अवर्तनांक के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी 1 और 2 को मिला दिया जाए तो सी अवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती और सी तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होगा। इसका मतलब तरंगदैर्घ्य और अवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से बच्चों क्या निकालेंगे, देखिए ध्यान से, लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा n2 बटा n1, उलट क्या आएगा बच्चों। अब देखें ध्यान से, निर्वात में सोडियम की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दिया है, निर्वात को लैम्डा 1 से लेते हैं 360 एंगस्ट्रम, आंसर आएगा एंगस्ट्रम में ही बच्चों। लैम्डा 2 निकालना है और n2 बच्चों दिया है जल का वर्तनांक, n1 माध्यम मतलब वायु का वर्तनांक 1। यहाँ से बच्चों 3 नीचे आ जाएगा, तो 6360 बटा लैम्डा 2 बराबर 4 बटा 3। 3 से इधर मल्टीपल करेंगे बच्चों, इसको इतना लिख ले, पहले थोड़ा छोटा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा 6360 गुना 3 बटा 4 बराबर लैम्डा 2। 4 से कटेगा बच्चों, देखे ध्यान से, तो 4 से गुना कर दीजिएगा, 1 2 आएगा, तो 4 पचे 20, 4 9 चौके 36। और तो यहाँ पे लैम्डा 2 का मान आना है, गुना करके देखेंगे, 0 9 तिया 27, 2 5 तिया 15, 2 17, 3 2 5, इतना 100 एंगस्ट्रम आएगा बच्चों। कैलकुलेशन में अगर कोई बच्चों मिस्टेक है तो आप खुद से कर सकते हैं, देख लेते आंसर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है उसी टाइप का, इतना 100 एंगस्ट्रम का प्रकाश निर्वात में इतना वर्तनांक के माध्यम प्रवेश करता है, माध्यम में प्रकाश तरंग की चाल और तरंगदैर्घ्य की गणना करना है। तो माध्यम में तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ पे बच्चों क्या दिया है, बात एक माध्यम बता दिया है कि माध्यम प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य इतना प्रकाश निर्वात से, तो निर्वात लिख दिया है निर्वात। तो यहाँ पे पहले क्या निकाल लेते हैं बच्चों, तरंगदैर्घ्य, और या नहीं डायरेक्ट निकाल सकते प्रकाश की चाल, जस्ट लिखे थे भी लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2 बराबर n2 बटा n1। तो यहाँ पे लैम्डा 1 का मान 6000 एंगस्ट्रम, इतना एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का निर्वात से, ये जो एंगस्ट्रम जो दिया है तरंगदैर्घ्य दिया वो निर्वात वाला दिया है, इतना 1.5 आवर्तनांक के माध्यम प्रवेश करता है। तो पहले तो उसका तरंगदैर्घ्य निकालेंगे, n2 का मान दिया 1.5 बटा n1 का मान 1 होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 6000 बटा 1.5 बराबर लैम्डा 2, दशमलव ऊपर 10 आ जाएगा बच्चों, और 15 चौके 60, यानी लैम्डा 2 बच्चों कितना आ गया 4000 एंगस्ट्रम। लेकिन ये आंसर बच्चों नहीं पूछा है, माध्यम पर तरंग की चाल मतलब सी पूछा है, तरंगदैर्घ्य, ओ तरंगदैर्घ्य तो पूछा है, इसका मान निकल गया है, तो एक तो आंसर निकल गया है। दूसरा कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान दे इधर, जानते हैं सी समानुपाती लैम्डा, C1 बटा C2 और लैम्डा 2 बटा लैम्डा, सॉरी लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2। C1 बच्चों, C1 हो गया माध्यम में, सॉरी निर्वात प्रकाश की चाल, जिसका मान पता है, या डायरेक्ट इससे नहीं बनेगा बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन एक का तो चलिए लिख देते हैं, ठीक है। C1 बटा C2 बराबर लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2, C1 हो गया 3 गुना 10 के बराबर 8, निर्वात में प्रकाश की चाल जो पता रखना चाहिए, इतना याद होना चाहिए बच्चों। C2 का मान लैम्डा 1 दिया 6000, लैम्डा 2 4000, देखो तो क्या आएगा C2 का मान, पहले इसका लिख लें बच्चों, सिंपल सा फार्मूला है, ध्यान दीजिए, कोई हार्ड नहीं है। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा, 4 उधर जाएगा, 3 गुना 10 के ऊपर 8 गुना 4 बटा में क्या आएगा 6 बराबर C2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो C2 का मान आ गया 2 गुना 10 के ऊपर 8 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। 21 देखा जाए, 21 में कहता कांच और वायु में प्रकाश की चाल इतना है, कांच तथा वायु में प्रकाश की चाल क्रमशः, तो कांच वाला बच्चों दिया हुआ है और वायु वाला नहीं दिया, तभी बच्चों आपको याद रखना है 3 गुना 10 के 8 मीटर पर सेकेंड। जब रोशनाई के किसी चिन्ह के ऊपर
6 सेंटीमीटर मोटी कांच का प्लेट रख दिया जाए तो कितना ऊपर दिखेगा। जैसे मान लीजिए बच्चे एक रोशनदायी है और इसके ऊपर एक कांच की मोटी प्लेट रख दिया जाए इस तरह से, इसकी मोटाई मान लेते कितना 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों विरल से, तो विरल से देख रहे हैं सघन में, तो आपको पहले भी बताया गया है कि जब कोई वस्तु को विरल से सघन में देखते हैं तो वस्तु कुछ ऊपर उठ के दिखाई देगा। बच्चों कितना दिखाई देगा, तो बताए थे वस्तु की आभासी गहराई डी आई बटा वस्तु की वास्तविक गहराई डी ओ बराबर होता है तो बच्चों क्या n1 बटा n2। डी आई निकालना है कितना बटा इसका मान दिया 6 सेंटीमीटर, रह दीजिए सेंटीमीटर में आएगा। n1 बच्चों क्या है माध्यम का वर्तनांक जो निर्वात का होगा, और n2 सघन माध्यम का वर्तनांक जो हम पहले भी हम समझाए थे लेक्चर में कि n2 होगा ये n1 होगा। तो n2 का मान दिया बच्चों कितना, वो सही तो दिया ही नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। C1 इसको लिख सकते हैं C2 बटा C1, क्योंकि हम बताए थे कि C जो होगा वो अपवर्तनांक क्या होगा, अगर C1 बटा C2 होगा तो यहाँ पे N2 बटा N1 होगा। तो यहाँ पे अपवर्तनांक नहीं देकर क्या दे दिया है, अपवर्तनांक नहीं देकर प्रकाश की चाल दे दिया है। तो अपवर्तनांक देखो ध्यान से, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध पहले भी क्वेश्चन बताए थे C1 बटा C2 तो N2 बटा N1 उल्टा होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों N1 बटा N2 है इसलिए यहाँ पे C1 बटा C2 नहीं C2 बटा C1। अब यहाँ पे मान रख सकते हैं डी आई का मान निकालना है बटा 6, C2 का मान दिया है 2 गुना 10 के ऊपर 8 और C1 निर्वात में चाल तो 3 गुना 10 के ऊपर 8 छूटा हुआ भी है, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों 6 इधर चल जाएगा, ये तो कट गया, तो डी आई का मान 2 गुना 6 बटा 3, 3 दूनी 6, देखे ध्यान से 4 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु कहाँ कुछ ऊपर दिखाई देगा, जो यहाँ से कितना दूरी पर हो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक लगता है कुछ ऊपर उठेगा, उठा कि नहीं उठा बच्चों, पहले ओ पर था अब बन गया प्रतिबिंब कहाँ पर आई पर। आंसर 4 सेंटीमीटर होगा, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों 22 नंबर, ये 30 सेंटीमीटर बकाता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। यदि वस्तु को दर्पण की ओर इतना सेंटीमीटर विस्थापित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब का विस्थापन क्या होगा। बच्चों प्रतिबिंब वस्तु को विस्थापित किया गया, तो पहले वस्तु की दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, आप इसको 15 सेंटीमीटर और विस्थापित कर देंगे तो उस 40 में 15 घटा देंगे तो 2 को वस्तु की स्थिति आ जाएगा, 2 को बच्चों प्रतिबिंब की भी स्थिति आ जाएगा और घटा देंगे तो निकल जाएगा प्रतिबिंब का विस्थापन। तो सबसे पहले क्या दिया है, त्रिज्या दिया है बच्चों आर, दर्पण कौन है अवतल है, तो 30 सेंटीमीटर जो है वक्रता त्रिज्या वो माइनस में लेना है, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेना है 40 सेंटीमीटर। और यहाँ से निकाल बच्चों भी निकालेंगे बच्चों, फॉर्मूला को लगाएंगे दर्पण सूत्र से 1 बटा v प्लस 1 बटा u और 1 बटा f। अब यहाँ से बच्चों कैलकुलेशन कर सकते हैं। f नहीं दिया बच्चों तो पता चल जाएगा, यहाँ से f नहीं दिया है तो यहाँ पे आपको पता होगा कि f जो होगा बच्चों क्या होगा r/2 होगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। लो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, f r/2 होता है दर्पण में। अब यहाँ पे बच्चों मान रखना है, v का मान पता नहीं निकालना है, u का मान दिया है -40 और इसका मान दिया बच्चों एक बटा -15, v 1/40 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1/15। अब यहाँ से बच्चों लघुत्तम लेके यहाँ से v का मान निकालना है, तो 15 -40 तो कितना आएगा बच्चों, देखें ध्यान से 5 3 2 -25, पाँच या 15 25 25 40 8 या 24, मतलब बच्चों v का मान चेक कर दीजिएगा तो -24 सेंटीमीटर, मतलब दर्पण की ओर ही बना है। तो v का मान निकले बच्चों एक और निकालेंगे हम, v डैश जब वस्तु कितना है 15 सेंटीमीटर विस्थापित कर देंगे, इतना लिख सकते हैं आप पहले। अब क्या करें बच्चों, u का मान जो है 15 तो पहले 40 पर था, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले 40 पर था 15 घटा दीजिएगा, 15 सेंटीमीटर विस्थापित माइनस में आएगा ही, -25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से तो v डैश निकालेंगे,
वस्तु विस्थापित हुआ है तो उसका त्रिज्या दर्पण का नहीं बदलेगा, ना फोकस दूरी बदलेगा। तो यहाँ सोचो किसका मान निकालेंगे, 1/v डैश प्लस 1/u। अब ये u नहीं है, u डैश हो जाएगा, बराबर 1/f। f तो वही रहेगा बच्चों। तो v डैश का मान निकाल लेते हैं, 1/-25 और बराबर -15। तो 1/v डैश का मान देखो बच्चों, जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -1/15। लघुत्तम लेके देखें तो 25 गुना 15 आएगा, 15 माइनस 25। जल्दी से इतना लिख सकते हैं, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा बच्चों। लिखते जाइएगा कि दिक्कत ना हो आपको उतारने के बाद में। तो यहाँ सोचो 1/v डैश का मान आ रहा है, घटा के देखिएगा तो -10/25 गुना 15, 5 या 15, 5 दूनी 10, 25 या 75। तो v डैश मान कितना है बच्चों, उलट दिए हैं तो 75/2, मतलब माइनस में आएगा 35 दूनी 70, 34। अब विस्थापन निकालना बच्चों, तो पहले कितना था, -24 सेंटीमीटर पर था, अब कितना आ गया है, 34 पर घटा दीजिए तो विस्थापन जो होगा, प्रतिबिंब का विस्थापन, प्रतिबिंब क्या करें बच्चों, v डैश में से v घटा देंगे, v डैश लेंगे 34.5 माइनस 24। तो लेकिन बच्चों यहाँ पे 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.1 इतना सेंटीमीटर। विस्थापन कितना हो बच्चों, -10.5 सेंटीमीटर। यानी दर्पण से यहाँ पे पहले वस्तु था, प्रतिबिंब बना था v डैश 24 सेंटीमीटर पर, अब प्रतिबिंब यहाँ बन गया जो कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बच्चों, यहाँ से है यहाँ तक 34.5। तो यहाँ से यहाँ कितना विस्थापित होगा, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति करके देखिएगा तो बच्चों माइनस में ही आएगा। माइनस का कितना आएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस में था ये मान, v डैश का मान माइनस में था, ये माइनस क्या आएगा, प्लस करें, आंसर किस में आएगा बच्चों, माइनस में। पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ -24, यहाँ से यहाँ -34, घटा के देख लीजिएगा v डैश में से v, तो आ जाएगा -10.5 सेंटीमीटर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अपने दर्पण के सम्मुख रखी गई है, प्रतिबिंब वस्तु के 3 गुना आकार का बनता है, दर्पण की वस्तु की 2 संभव स्थितियां। तो बच्चों यहाँ पे दिया है क्या है, u का मान 15, u में नहीं, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण, तो यहाँ पे दिया है बच्चों फोकस दूरी अवतल दर्पण में होता है नेगेटिव, याद रखिएगा आप, और m का मान दिया है 2 स्थिति, इसलिए बच्चों की m का मान +-3। तो एक स्थिति में लिखेंगे अगर m के मान +3 होगा तो फॉर्मूला जानते हैं, m -v/u। तो यहाँ बच्चों अगर +3 लेते हैं तो -v/u, इसलिए v का मान -3u। और लगा देंगे फॉर्मूला दर्पण सूत्र से, 1/v + 1/u और 1/f। एक सेकंड बच्चों, तो यहाँ पे से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लाइन कट गया तो डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से v का मान -3u और प्लस इसका मान u बराबर 1/f, f का मान -15। यहाँ से बच्चों किसका मान निकल जाएगा, वस्तु की स्थिति u बराबर भार। फिर एक और क्या लेना है कि अगर दूसरा स्थिति में क्या लेना है, m का मान -3 लीजिएगा, फिर लगाए फॉर्मूला m बराबर -v/u, तो -3 बराबर -v/u, v बराबर 3u। और फिर लगाए बच्चों दर्पण सूत्र से, फिर दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसका मान 3u प्लस में, इसका मान +u
-15। -15। तो बच्चों यहाँ पर सभी क्या कर सकते हैं, लघुत्तम लीजिएगा और यहाँ से भी एक स्थिति आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। एक बार +3 लेकर v का मान u का मान निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा। एक बार m का मान -3 लिए हैं तो v का मान 3u आया। दर्पण से दूर लगाएंगे, v का मान 3u, u का u रहेगा f, तो यहाँ से फिर से एक बच्चों u का मान निकल जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 नंबर में। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बच्चों लेकिन है आसान, कि इतना सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती जो है, यानी साइज दिया बच्चों, यानी HO का मान दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर बकाता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से, यानी बकाता त्रिज्या जो दिया है बच्चों 36 सेंटीमीटर दिया है, यानी माइनस f का मान होगा बच्चों r/2, जानते होंगे यहाँ से -18 सेंटीमीटर आ जाएगा। दर्पण से किसी पर्दे पर कितनी दूर रखा जाए कि हाँ, अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। u का मान दिया बच्चों 27 सेंटीमीटर, नेगेटिव लेना दर्पण की दूरी, हम वस्तु की दूरी, दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, यानी v का मान। अब बच्चों v का मान निकाल लेके देख लेंगे, यहाँ से 1/v + 1/u और 1/f देख लेते हैं। v का मान निकाल करके u का मान -27, f का मान -18, इसको दर भेज बच्चों कैलकुलेशन ही सिर्फ है 1/v 1 + 27 हो जाएगा -1/18, 27 × 18, 18 - 27, उलट दीजिए बच्चों, तो यहाँ से उलट दिया तो v बराबर आ जाएगा 27 × 18 और बट्टा में घटा के देखे तो 17 में से 9 तो हो गया 9 आएगा, 9 दूनी 18, लेकिन बच्चों किस में आएगा, माइनस में, 27 दूनी 54 सेंटीमीटर। पता चला दर्पण बच्चों क्या है, प्रतिबिंब क्या बना 54 सेंटीमीटर, दर्पण से दूर बना है। वस्तु रखे थे 27 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब रखा था बना है 54 सेंटीमीटर, और इधर यानी वस्तु बच्चों कहाँ पर होगा, अगर वस्तु यहाँ पर है 27 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब बना यहाँ पे 54 सेंटीमीटर पर। अगर जितना ज़्यादा और क्या करेंगे बच्चों, वस्तु को दर्पण की ओर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो वस्तु जब दर्पण की ओर ले जाएंगे बच्चों तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, दर्पण पर्दे को क्या करेंगे, पर्दा यहाँ पर रखा हुआ है 54 सेंटीमीटर पर, तो पर्दा किस ओर हटाना होगा, दर्पण की ओर, देखिए दर्पण से दूर। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम वस्तु को अंदर ले जाएंगे, फोकस के नज़दीक ले जाएंगे बच्चों, बस प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण की ओर ही बनेगा, और यहाँ तक कि फोकस के अंदर ले जाएंगे तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन जाता है। तो आंसर किधर होगा, पर्दे की किस ओर हटाना पड़ेगा, तो पर्दे को आंसर लिखना है बच्चों, दर्पण की ओर हटाना पड़ेगा, दर्पण की ओर ले जाना है। जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की ओर ले जाएंगे प्रतिबिंब बच्चों पीछे चलते जाएगा, यहाँ तक कि आपको पता होगा कि जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब बच्चों अनंत पर बनेगा, और यहाँ तक कि वस्तु जब फोकस के अंदर कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको पता होगा कि और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। लिख सकते इतना कि एक प्रकाश किरण वायु में चलकर इतना जब विचलित होता है, तो जबकि आपतन कोण वायु कांच का पृष्ठ के लिए सिंपल सोचो क्रांति कोण पूछा है, तो क्रांति कोण फोन लगा देंगे किसके बीच, कांच और वायु, तो n1/n2, n1 का वर्तनांक 1 होता है और n2 का वर्तनांक कितना होता है 3/2, 2/3 साइन IC के मान, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं IC के मान साइन इनवर्स 2/3। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये जो लेक्चर था बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा। आपको कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा था तो आपको सारे कुछ समझा चुके हैं बच्चों, है ना। थोड़ा सा दिक्कत हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ लाइन के कारण बच्चों, लेकिन आपको पूरी बात समझाया गया है। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो 100% समझ आएगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।